अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? और क्या हाल हैं, क्या चाल हैं, क्या मसरूफियात हैं और कैसे मिजाज हैं? क्या क्या कर रहे हैं आजकल? थोड़ा सा अपडेट करें मुझे। और कौन कौन कैसे कैसे किस किस तरह से काम करना चाह रहा है या कर रहा है? फाइवर पे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी गिग्स कंप्लीट करके बायर रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर रहे हैं रोज़ाना डेली? और कितने लोग ऑर्डर्स कर चुके हैं कुछ ना कुछ? और कितने लोग जो हैं वो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, ई कॉमर्स को जो है वो एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं? और कितने लोग हैं जो अमेजोन करना चाह रहे हैं खुद से? वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। फ्रीलांसर पे मसला आ रहा है। फ्रीलांसर पे मैंने आपको कहा था कि आप अपना जो कार्ड है उसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक से ऑन करवा लें फ़ोन करके। ठीक है कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर पे करने के लिए। ठीक है। तो फिर वो हो जाएगा। मेज़ान का कार्ड बड़ा अच्छा चलता है, ख़ास तौर पे जब आपने फेसबुक एड्स चलानी होती हैं या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर आपने साइन अप करना होता है यूजिंग योर कार्ड। तो आप लोग मेज़ान का कार्ड जो है वो अच्छा है। बाकी जिस भी आपने उससे जो है वो जाना जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो पहले ओपन करवाएं, फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं। आपने अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए एक वीडियो देनी थी। हाँ, वो अपवर्क का मसला था, बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि अपवर्क के ऊपर अकाउंट जो है वो ओपन कर, जब आप साइन अप करते हो अपवर्क के ऊपर तो अपवर्क आपको अप्रूव नहीं करता। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो देनी थी, बिल्कुल देनी थी। वो आप लोग जैसे ही अब आप आज आपने याद करवाया, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। किस बैंक का है आपका जो डेबिट कार्ड है? वो किस बैंक से है? और एरर क्या आता है वो भी मुझे बता दो कि क्या मसला क्या आ रहा है? फ्रीलांसर के साथ मसला आ रहा है या फिर आपका जो है वो मसला बैंक की तरफ से है? वेरी गुड, वेरी गुड, बस करते रहें बाय रिक्वेस्ट। हाँ, वो भी उसी मेथड से हो जाएगा। मैं एक मेथड शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सर आज लास्ट डे है प्रोफाइल सबमिट करवाने का। मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ये क्लास के फौरन बाद। आप लोगों की प्रोफाइल्स तो बनी हुई है ना? फ्रीलांसर के ऊपर बनी है प्रोफाइल, आपके पास फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनी है, पीपल पर आर पे भी कुछ लोगों ने अप्रूव करवा दी है। मैंने आप लोगों को बोला था कि स्किल्स जो है वो थोड़ी सी अच्छी स्किल्स जो है वो लिखें। अच्छी स्किल से मुराद ये है जिनके अंदर कंपटीशन कम है। उन स्किल्स को आप लोग लिखेंगे तो पीपल पर आर तो अप्रूव कर देगा। ठीक है। मसला होता है ज्यादा अपवर्क का। ठीक है, पीपल पर आर के लिए भी वही जो मेथड है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग अपने अपने प्रोफाइल लिंक्स फाइवर का, फ्रीलांसर का और पीपल पर आर का या अपवर्क का भी, अगर आपका प्रोफाइल अप्रूव होता है तो अपवर्क का भी प्रोफाइल आप लोग उसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। एबीएल का है, अनसपोर्टेड कार्ड टाइप का एरर आता है। बस फिर वो आपके कार्ड के अंदर ही कोई मसला होगा।
ठीक है, कार्ड चेंज करके HBL का कार्ड लगा के देख लो, या फिर आप मेज़ान का कोई कार्ड लगा के देखो, फिर हो जाएगा। असल में मसला तब भी आता है जब आपने फ्रीलांसर के ऊपर कोई और नाम से साइन अप किया होता है और आपका जो कार्ड होता है उसके ऊपर नाम कोई और होता है। ठीक है, तो वो अगर आपके अपने नाम का कार्ड होगा तो फिर मसला नहीं आएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। हम लोग दोस्त का कार्ड यूज़ करके या अब्बा जी का कार्ड यूज़ करके जा रहे होते हैं, तो हमने फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसर के ऊपर कोई और नाम से साइन अप किया होता है, तो फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी आप लोगों को। अच्छा जी, PHP आज हमने पढ़नी है। PHP के बारे में पहले कौन कौन जानता है और किसी ने कभी इसको ट्राई किया है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। पेनियर पे आपने जो कार्ड लगाया ना, वहाँ पे जो कार्ड है वहाँ से आपने पेनियर से पैसे रिसीव करने हैं। यहाँ पे आपने पेनियर, ये जो आप फ्रीलांसर के ऊपर कर रहे हो इनको पैसे देने हैं बिड्स खरीदने के लिए। तो ये थोड़ा सा मसला है। पेनियर पे तो आप दो कार्ड भी लगा सकते हो एट द सेम टाइम, आप दो डिफरेंट बैंक्स के अंदर अपने डॉलर्स जो है वो मंगवा सकते हैं। तो पेनियर और चीज़ है, फ्रीलांसर और चीज़ है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चले आज जो है वो हमने PHP स्टार्ट करनी है। सर बेसिक्स आती हैं PHP की, लेकिन कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जैसे वर्डप्रेस पे बनाए। ठीक, चलें, वेरी गुड। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जो PHP है ख़ास तौर पे जो हमने पढ़नी है इस कोर्स के अंदर, जो PHP वाला सेक्शन है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से इसको जाना जाता है। और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि आपने जब भी नेविगेशन करनी होती है फ्रॉम वन पेज टू अनदर, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, और कुछ ऑलरेडी एडेड फंक्शनैलिटीज़ के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, कोई बग्स को फिक्स करना है, कहीं पे आपने जो है वो अ, किसी भी लूप के जरिए कोई काम जो है वो रिपीटेडली करवाना है बहुत सारी एंटिटीज के लिए। जैसे आप बात करते हैं जी, आपकी क्लास के अंदर 100 लोग हैं और उन 100 लोगों से हमने उनकी कुछ जो है वो अ, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज हमने रिक्वायर करनी है कि आप अपना नाम दें। अब हर एक एंटिटी की कुछ बेसिक्स, कुछ जनरल, कुछ सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज क्या है कि आप सबका कोई ना कोई एक नाम है, आप सबका कोई ना कोई एज है, आप सबका कोई ना कोई फादर नेम है, आप सबका कोई ना कोई CNIC है स्पेसिफिक। तो ये सारी की सारी कॉमन प्रॉपर्टीज है। इन कॉमन प्रॉपर्टीज को मैंने कलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शनैलिटी PHP की बता रहा हूँ। एक हमने जो है वो आपकी ये जो प्रॉपर्टीज है कलेक्ट करनी है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सब लोगों में कॉमन है। अब इन कॉमन प्रॉपर्टीज को कलेक्ट करना है और डिफरेंट एंटिटीज के लिए करना है, तो हमने क्या करना है, लूप्स के अंदर काम करना है। हमने कुछ फंक्शंस क्रिएट करने हैं, यूजर डिफाइंड कुछ फंक्शंस हैं, PHP खुद अपने कुछ फंक्शंस देती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप हमने कोड की तरफ जो है वो अपना माइंड जो है वो सेट करना है और ये देखना है कि किस तरह हम कोड करके इस तरह की छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। बहुत आसानियां देख ली वर्डप्रेस के अंदर हमने, डेमोज जो है वो इंपोर्ट किए और वन क्लिक के अंदर जो है वो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो बन गई। यहाँ पे अब मामला कुछ और है। यहाँ पे आपको एक लाइन, एक मेन्यू बार, कोई भी चीज डिजाइन करनी है, डेवलप करनी है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो हो सकता है उसके लिए आपको काफी सारी लाइंस ऑफ कोड जो है वो करनी पड़े। तो घबराने वाली बात कोई नहीं है।
हमने जो पीएचपी का कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया है ई रोजगार में खास तौर पे, उस कोर्स के अंदर जो चीजें हैं वो ऐसी हैं कि जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने आज तक पीएचपी का नाम तक नहीं सुना, वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं। और वो जो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं, ई कॉमर्स है, अमेजॉन एफिलिएट है, कोई पोर्टफोलियो साइट बनाई है, कोई बिजनेस साइट बनाई है, कोई आपने स्कूल के लिए कोई वेबसाइट बनाई है, रेस्टोरेंट के लिए कोई साइट बनाई, किसी भी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट आप वर्डप्रेस में कर रहे हैं, उसकी हेल्प के लिए आप लोगों को पीएचपी की इंतहाई जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि खुद पीएचपी के अंदर बनाया गया है। पीएचपी की सारी की वर्डप्रेस की सारी आप लोग कोर फाइल्स खोल के देखेंगे तो उसके अंदर जितना कोड आप लोगों को नजर आएगा वो सारे का सारा पीएचपी के अंदर है। मैं इसकी लोकल होस्ट में जैप में जा रहा हूँ, आपको किसी वर्डप्रेस का मैं दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो फोल्डर बना हुआ ये वर्डप्रेस है। तो ये वर्डप्रेस की कुछ फाइल्स हैं, मैं यहाँ पे इनको आप लोगों को एक्टिवेट जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। ये WP कंटेंट है और इसके अंदर ये थीम्स पड़े हुए हैं सारे के सारे। इनमें से मैं किसी, ये देखें index.php नजर आ रही है, 17 में जाता हूं तो ये सारी की सारी 17 की जो है वो चीजें हैं। मैं इसको ओपन कर रहा हूं और लेट सपोज index.php है, इसको मैंने ये सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन किया, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये पीएचपी का जो कोड है वो किया गया है, इफ स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स हैं, कुछ आप लोगों को चीजें जो है वो HTML की भी नजर आ रही होंगी। आप लोगों को पता है index.php हमने इसकी एक्सटेंशन का नाम रखा है। याद होगा आप लोगों को जब हम HTML का कोड किया करते थे तो वहां पे हम लोग ये करते थे कि index.html करते थे, ठीक है, या फिर lecture1.html, lecture2.html, eRoजगार.html हमने किया था। लेकिन यहाँ पे अब हम कर रहे हैं index.php, lecture1.php। इसका मतलब ये है कि अब हमने इस फाइल के अंदर PHP का कोड करना है और index.php की फाइल के अंदर हम HTML का कोड भी कर सकते हैं, ये HTML को भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर हम index.html के अंदर PHP का कोड करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये सारे का सारा कोड जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे उसने चीजें जो है वो लिंक की है आपस में कि index.php आपकी हर एक वेबसाइट की मेन फाइल होती है, उसके अंदर उसने फुटर को भी कॉल कर लिया है, साइड बार को भी कॉल कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर कहीं और भी चीजें लिंक की हुई हैं, देखें developer.wordpress.org, थीम्स, बेसिक्स और टेम्पलेट हायरार्की बताई है। यहाँ पे उसने हेडर को कॉल कर लिया, हेडर फाइल अलग से बना ली है, ठीक है, फुटर वाली फाइल अलग से क्रिएट कर ली, साइड बार वाली फाइल अलग से क्रिएट कर ली और उनको यहाँ पे लिंक कर दिया। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ये footer.php आ गई आपकी, तो फुटर का कोड ये है, ठीक है, ये फुटर का सारा कोड है। फिर उसके बाद हेडर कहाँ है, ये header.php। तो इन फाइल्स को उसने आपस में लिंक किया, ये साइड बार.php, ठीक है। इन फाइल्स को आपस में साइड बार का कोड अलग कर लिया, हेडर का कोड अलग कर लिया। ये अलग अलग इसलिए करते हैं ताकि कल को कोई मसला आता है हेडर के अंदर तो हमें पता हो कि header.php में जाके ये मसला सॉल्व होगा, फुटर के अंदर कोई मसला आता है तो हमें पता हो फुटर के अंदर ये मसला सॉल्व होगा। इन तीनों फाइल्स को, फुटर, हेडर और साइड बार, इन तीनों को उसने index.php के अंदर कॉल कर लिया। और index.php वो मेन फाइल होती है, जब आपका पेज जो है वो लोड होता है तो ये वाली जो फाइल है वो लोड हो रही होती है। जब आप इस फाइल के अंदर हेडर को भी कॉल कर लेते हो, फुटर को भी कॉल कर लेते हो, साइड बार को भी कॉल कर लेते हो, तो ये तीनों चीजें मिलके आपका मेन लैंडिंग पेज जो है वो बनाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो कहने की मकसद मेरा ये था कि हम लोग वर्डप्रेस की जितनी भी कोर फाइल्स ये उठा के देखेंगे ना, ये functions.php आपको नजर आएगी। सबसे जरूरी चीज जो होती है ना किसी भी वर्डप्रेस साइट के अंदर, सबसे बड़ी फाइल आप कह सकते हो जिसके अंदर सारे का सारा कोड है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी है, आपकी जो है वो रूल्स लिखे गए हैं साइट के, और सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो बनाई गई हैं वो functions.php में लिखी जाती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारे का सारा कोड जो है वो आप लोगों को PHP का नजर आए। तो अब हमने ये करना है, यहाँ पे भी कुछ फाइल्स जो है वो उसने रिक्वायर की हुई हैं, ठीक है। तो हम ये सारी की सारी चीजें जो है वो PHP के अंदर सीखेंगे कि किस तरह हम इन फाइल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज के लिए उसने अलग अलग, ये 404 जो नॉट
फाउंड आता है ना, पेज का एरर आता है, ये कमेंट्स के लिए ये रूल्स लिख दिए हैं, फ्रंट पेज के लिए ये रूल्स लिख दिए हैं, पेज डॉट पीएचपी, फिर उसके बाद सर्च डॉट पीएचपी, सर्च फॉर्म डॉट पीएचपी, सिंगल डॉट पीएचपी। सिंगल डॉट पीएचपी के बारे में मैंने बताया था ना, ये है जी सिंगल डॉट पीएचपी। तो इसको हमने एलिमेंटर के जरिए ओवरराइड किया था। ये सारे का सारा वो कोड था जो कि लिखा गया था पीएचपी के अंदर, और हमने इस कोड को ओवरराइड करके ये साइड बार भी हमने हटा दिया वहां से, ठीक है। इस कोड को भी ओवरराइड कर दिया और उसे कहा कि हमने अपना जो है वो साइड बार बनाना है, अपना जो है वो हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी या हमने जो अपना कोड है वो करना है यहाँ पे। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो हम लोग सीखेंगे यूजिंग पीएचपी, कि हम किस तरह वर्डप्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी HTML की जो स्किल्स है, सॉरी अपनी पीएचपी की स्किल्स को इम्प्रूव करके, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपने पीएचपी को जो सीखना है उसको सीखने का हमारा मकसद ये होना चाहिए कि कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें बोलता है कि जी हमें फलां फंक्शनैलिटी चाहिए अपनी साइट के अंदर, हमें फलां सेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। अब खुदा ना खास्ता, ठीक है, अब खुदा ना खास्ता आपको जो है वो उस फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करने वाला प्लगइन नहीं मिलता मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको कस्टम कोड करना पड़ेगा और फिर आपको पीएचपी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और देन पीएचपी वहां पे आएगी और आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि पीएचपी के जरिए हम लोग अपनी जो वर्डप्रेस की स्किल है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें और ज्यादा स्ट्रांग कर सकें, ताकि कल कल को हमारे क्लाइंट्स की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कंप्लीट कर पाएं और उनको जो है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चलें कि क्लाइंट जो भी मांगे हमारे पास हो, उसका कोई ना कोई वैलिड आंसर हो, कोई जवाब हो, और उसको हम वो काम जो है वो करके दे सकें। तो सबसे पहले मैं ये थ्योरी श्यूरी पढ़ने की बजाय काम की तरफ चलते हैं और कुछ नई चीजें हैं जो सीख लेते हैं, पहली दफा हम कर रहे हैं, वही पुरानी जरा चीजों पे आ जाए। लोकल होस्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोनों तरफ, ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इसके लिए भी लोकल होस्ट है, बाद में आप लोग इसको माइग्रेट कर सकते हैं अपने लाइव सर्वर के ऊपर। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की, सबलाइन टेक्स्ट के अंदर गया, कंट्रोल एन से एक नई फाइल क्रिएट की और उसको पहले सेव कर लेते हैं डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन से। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले सी में, सी में जैप है, जैप में htdocs है, और इसके अंदर आप लोग अगर बैच 10 के फोल्डर के अंदर काम करना चाहते हैं तो ठीक है, बैच 10 का फोल्डर है, इसके अंदर मैं नई फाइल बना लेता हूं और उस फाइल का नाम हम रख लेते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया। यहां तक बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। बेटा अभी फहद पीएचपी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सारा कुछ ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैंने करनी है, आप लोग ये मुझे ना बताया करेंगे ये कर दें तो वो कर दें। आप लोगों ने मुझे ये चीजें नहीं बताई थी जो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। जो वर्डप्रेस की चीजें थी वो आप लोगों के शायद वहमो गुमान में भी नहीं थी कि आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो ये चीजें मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ कि आपको मैंने कौन सी चीजें सिखानी है और कौन सी नहीं, और आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है। तो पहले अभी आज पीएचपी का पहला लेक्चर है, तो मुझे जरा इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लेने दें। इसके हम जो है वो स्टार्ट से जो लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं जिनको पीएचपी के बारे में नहीं पता, पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं। यही चीजें मैं बता रहा हूँ कि थीम कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, प्लगइन के अंदर जाके आप लोग पीएचपी को कैसे इम्बेड कर सकते हैं। वो कोर फाइल्स मैंने खोल के दिखाई है आपको कि उसके अंदर सारा पीएचपी का ही कोड है। तो उसके अंदर अब अगला अगर फंक्शनैलिटी आपको ऐड ऑन करनी पड़ती है तो फिर पीएचपी का कोड करना है आप, लेकिन उसके लिए आपको पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर छलांग मार के जाने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। तो ये चीजें मेरे पे छोड़ दें कि मैंने क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना, ठीक है। आप लोग फोकस करें, जो सिखाया जा रहा है उसको सीख लें, ये ना हो कि आगे भागते रहें और पिछली चीजें आती ना हो। अच्छा जी, इंडेक्स डॉट पीएचपी मैंने लिखा और पीएचपी का जो टैग है वो मैंने स्टार्ट किया और एंड कर दिया। ये है जी पीएचपी का टैग, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, और ये इसका एंडिंग टैग। इस
टैग के अंदर आपने सारे का सारा काम करना है, जितना भी आपने चीजें सीखनी है, जितना भी आपने फंक्शंस के बारे में बात करनी है, लूप्स के बारे में बात करनी है, आपने पीएचपी की कोई भी कंस्ट्रक्ट्स यहाँ पे बनाने, तो आप लोग इन दो टैग्स के अंदर आप लोग पीएचपी को जो है वो एम्बेड करेंगे और इसके अंदर काम किया। ठीक है, अच्छा जी, ये इतना सा बताया इन्होंने पूरे के पूरे इस स्लाइड के अंदर। आगे चलते हैं जरा। वो कहता है जी स्ट्रक्चर ऑफ पीएचपी कुछ ऐसा है कि आप लोग इसके अंदर एचटीएमएल का कोड भी कर सकते हैं, ठीक है, और एचटीएमएल को भी लेके चल सकते हैं। इसके अंदर आप लोग कहीं पे भी एचटीएमएल का टैग स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं एचटीएमएल लिखता हूँ, तो आप देखें एचटीएमएल का टैग जो है वो ये सपोर्ट कर रही है। फिर उसके बाद मैं एक हेड का टैग लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं टाइटल का टैग लिख लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट्रो टू पीएचपी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हेड के नीचे आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम बॉडी का टैग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बॉडी का टैग स्टार्ट करके मैं इसके अंदर पीएचपी का टैग जो है वो लिख सकता हूँ और पीएचपी को मैं यहाँ पे एम्बेड कर सकता हूँ, क्योंकि ये फाइल जो है वो पीएचपी फाइल है। इसके अंदर हम लोग कहीं पे भी पीएचपी को एम्बेड करके बॉडी के अंदर काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीएचपी का टैग स्टार्ट किया, ठीक है, और पीएचपी का टैग ही एंड कर दिया। अब मैंने जितना भी काम करना है वो यहाँ पे किया जा सकता है। इस पीएचपी के टैग के अंदर जो भी आपने कंस्ट्रक्ट्स इसके बनाने हैं, जो भी आपने काम करने हैं, वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप लोग एचटीएमएल के अंदर भी काम करना चाह रहे हो, वो आप लोग आसानी से यहाँ पे उसको खुद से हैंडल कर सकते हो। मैं लोकल होस्ट पे जा रहा हूँ, फिर उसके बाद बैच 10 का फोल्डर है और उसके अंदर है इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये देखें उसका जो टाइटल था इंट्रो टू पीएचपी वो यहाँ पे आ चुका है। अब जितना भी कोड हमने करना है वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पीएचपी का टैग और एंडिंग टैग ये आपको समझ आ गया। फाइल बनानी हमें पता लगी कि जी हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाया करनी है और उसके अंदर हम लोग जो है ये HTML का कोड भी कर सकते हैं। ये बॉडी का टैग है, तो बॉडी के टैग के अंदर आप लोगों को पता है ना कि सारे का सारा जो हम काम करते हैं वो HTML की जो बॉडी बनती है, जो सारे का सारा स्ट्रक्चर बनता है हमारी साइट का, वो इसके अंदर बनता है। ले जी मैंने थोड़ा सा इसका जो इसकी इंडेंटेशन है उसका भी ख्याल रख लें ताकि आप लोगों को बाद में फिर मसला ना हो। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ मेन चीजें हैं जो हमने सीखनी है कि हम लोग इसके जरिए कैसे काम करवा सकते हैं। पीएचपी के कुछ जो सिंटैक्स है वो कैसा है और वो हमें दिखने में कैसा लगेगा, कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स से पहले हम लोग कुछ कोड कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक जो है वो एक टेक्स्ट लिखा गया है $x प्लस इज इक्वल टू 10। मैं $x की बजाय यहाँ पे हम जो है कोई टैग लिखते हैं, जैसे $x लिखा। अब $x इज इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। मैं इस एक स्टेटमेंट को पहले पूरा समझा दूं। ये जो इतना सा लाइन मैंने लिखी है वो क्या है, डॉलर साइन। सबसे पहले डॉलर साइन की बात करते हैं। डॉलर साइन क्या है आपका, जो एक मिनट, हाँ जी, डॉलर साइन जो है वो ये शो करता है कि डॉलर साइन के फौरन बाद जो लफ्ज आने वाला है, जो वर्ड आने वाला है, वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा जी, डॉलर साइन हमेशा याद रखें पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल हो। हमने पीएचपी की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ना तो हमें इसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है कि जी ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का होगा, इंट होगा या फिर फ्लोट होगा या फिर कैरेक्टर होगा, वेरिएबल कैरेक्टर होगा या फिर डेसिमल पॉइंट्स के अंदर होगा। तो हमने किसी ऐसी बात के अंदर नहीं पढ़ना। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद सी पढ़ी हुई होगी जिन्होंने आईसीएस किया है। सी लैंग्वेज जो है वो वैसे मदर ऑफ लैंग्वेज कहलाती है सब लोगों की, सब लैंग्वेजेस की जो है वो माँ है। लेकिन पीएचपी के अंदर आके ना तो हमने वेरिएबल की डेटा टाइप बतानी है और ना ही हमने इसका साइज बताना है। डॉलर साइन लिखना है सिर्फ और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम लिख देना है। वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो सुफियान भी हो सकता है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, मैंने अभी फिलहाल उसको जो है वो एक्स रख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा
असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। हाँ जी, सी प्लस प्लस पढ़ी है आप लोगों ने। सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही है कि आपको जब भी कोई जो है वो वेरिएबल बनाना पड़ता है तो आप पहले लिखते हो कि इंट सी इज इक्वल टू दिस, और फिर उसके बाद साइज लिखते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ से हमारा जो है वो इन चीजों से छुटकारा है। पीएचपी के अंदर इन सब चीजों की माफी है। हमने सिंपल ये लिखना है डॉलर साइन, और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखना है। ये जो इक्वल टू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहलाता है? असाइन करना है हमने इस वैल्यू को जो राइट साइड पे है, जो भी वैल्यू हो उसको हमने असाइन करना है टू द लेफ्ट इस एक्स के अंदर। डॉलर साइन एक्स क्या होगा? एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी, एक बॉक्स बन जाएगा, एक डब्बा बन जाएगा। मैं आप लोगों को अगर मैं पेंट में ले चलता हूँ, आज पेंट की याद ताज़ा करते हैं थोड़ी सी। है यहाँ पे पेंट, इसके अंदर विंडो 10 में ऑप्शन होता है। होना तो चाहिए यार, किधर गया पेंट? हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, एक बॉक्स ले लिया, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, उसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ यहाँ पे। उस वैल्यू को मैंने बोल दिया 10। अच्छा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक इस बॉक्स का एक नाम रखना है। इस बॉक्स का एक नाम रख दिया, वो नाम कोई भी हो सकता है। लेट सपोज मैंने उसका नाम जो है वो एक्स रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, रख दिया। फिर उसके बाद मैं ना इसको जरा एक छोटा सा एरो साइन लगा देता हूँ। सही, ऐसे ही लगता है, तिरछा नहीं लगेगा? चलो ठीक है, फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। ये एक बॉक्स है जो कि एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। वो वैल्यू वो वैल्यू जो है वो 10 भी हो सकती है, जो कि एक नंबर है। वो वैल्यू आपका एड्रेस भी हो सकता है। वो वैल्यू आपका CNIC भी हो सकता है। वो वैल्यू आपका फादर नेम भी हो सकता है। मतलब इसके अंदर आप अपने फादर नेम जो है वो स्टोर करवा लें। एक अच्छी चीज ये है कि आपने इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करवानी है, आपको पहले बताना नहीं पड़ा कि इस बॉक्स के अंदर आप कोई नंबर स्टोर करवाने वाले हैं या फिर कोई वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करवाने वाले हैं। और उसका कोई एक स्पेसिफिक नाम रखना है जिस नाम से हम उसको कॉल कर सकते हैं। उसका नाम हमने एक्स रख दिया, वाई रख दिया, जी रख दिया, पी क्यू कुछ भी रख सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या है, कि किस किस तरह के नेम्स जो है वो आप वेरिएबल को दे सकते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि एक मेमोरी लोकेशन बन गई यहाँ पे, और उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया? 10। इसको जब हमने पीएचपी के अंदर लिखना है तो कैसे लिखना है? डॉलर साइन एक्स। डॉलर साइन से ये पता चलेगा कि एक्स एक वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जिसको हम जब चाहें उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कल को मैं इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट कर दूं और मैं एक्स को जो है वो 11 कर दूं। इसकी वैल्यू पहले 10 है, इसको मैं 11 कर देता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ। मतलब इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो सकता है, उस ऑपरेशन को मैं परफॉर्म करके इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और वो स्टेटमेंट है इको। ठीक है, इको स्टेटमेंट क्या करती है? किसी भी चीज को आउटपुट में शो करवाना है हमने, तो इको स्टेटमेंट के जरिए हम उसको शो करवा सकते हैं। स्ट्रिंग को मैंने खत्म किया और मैंने यहां पे लिख दिया डॉलर साइन एक्स। ठीक है, इको करवा दो डॉलर साइन एक्स। मैं ये चाहता हूं कि डॉलर साइन एक्स के अंदर पड़ी हुई जो भी वैल्यू है ये उसको इको करवा दे। मैं जरा वापस आ रहा हूं अपने गूगल क्रोम के ऊपर, चेक करते हैं क्या 10 जो है वो आ गया या नहीं। तो ये देखिए, जरा नजर आ रहा है आप लोगों को? शायद स्क्रीन छोटी हो, मैं बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक का इंक्रीमेंट करूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ये कि डॉलर साइन एक्स, मैं चाहता हूं 10 को 11 कर दूं। ठीक है, इज इक्वल टू डॉलर साइन एक्स
+1 और सेमीकोलन। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, सेव करते जाना साथ साथ आप लोगों ने कोड को। इससे ये होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को, जो राइट साइड पे होती है। कहां पे स्टोर करता है, लेफ्ट वाली साइड पे। तो वो सबसे पहले जो चीज मैनिपुलेट होगी वो होगी $x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 10 वैल्यू पड़ी है। वो 10 के अंदर 1 जमा करेगा, जवाब क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उस 11 को उठाएगा और दोबारा से $x के अंदर जो है वो स्टोर कर देगा। इसका मतलब वो पुरानी वैल्यू जो 10 थी वो ओवरराइड होके अब क्या हो जाएगी, 11। अब हम जब इसको इको करेंगे कि इको करवा दो $x, तो फिर उसका जो जवाब है वो देखते हैं क्या आता है। इसको रिफ्रेश किया तो अब उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है। इसका मतलब ये वेरिएबल था, इस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो अब चेंज हो गई है। अब हम इसकी वैल्यू को चाहे इसके अंदर हम 1 जमा कर लें, चाहे तो हम इसके अंदर कुछ मतलब लेट सपोज 999 जमा कर लेते हैं, ठीक है, या 990 जमा कर लेते हैं। तो 990 जमा करने के बाद फिर उसकी वैल्यू जो है वो 1000 हो जाए। तो मतलब ये है कि हम इन वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके, कोई भी हम बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है वो आप लोगों ने एंड गेट, नैंड गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट, इस तरह के आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर शायद टर्म्स पहले से डिस्कस की हुई होंगी। उन चीजों को हम लोग जो है वो सीखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हमने इनको पीएचपी के अंदर जो है वो इम्बेड करना है। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं, एक $साइन है और दूसरा है इको स्टेटमेंट, कि इको के जरिए हम किसी भी चीज को एज इट इज जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको करवाओ यहाँ पे आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आई लव पाकिस्तान लिख दिया उसने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आई लव पाकिस्तान निचली लाइन में आए। तो उसके लिए आप लोगों को याद होगा ब्रेक रो का टैग होता था। अब पीएचपी के अंदर ब्रेक रो का टैग कैसे लिखना है, इको करवा दो, डबल कोट्स के अंदर ब्रेक रो का टैग जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम इसको नीचे लाने के लिए ये कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। $साइन और इको स्टेटमेंट, इन दोनों की समझ आ गई। फिर देखें इको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीजों को देख रहा है कि मैंने इसको कैसे जो है वो आउटपुट करना है, मैंने इसकी आउटपुट जो है वो शो कैसे करवानी है। तो मतलब ये है कि अगर उसको कोई वेरिएबल देंगे, जैसे $x एक वेरिएबल है, उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वो अगर देंगे तो वो उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को आउटपुट करवाएगा। लेकिन अगर हम उसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं जिस जो कि कोई वेरिएबल नहीं है और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी, आई लव पाकिस्तान तो एज इट इज प्रिंट करवाना ना हम, तो वो उसको एज इट इज जो है वो प्रिंट करवा दे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बेसिक्स हैं पीएचपी की, अगर इसकी समझ नहीं आएगी तो एडवांस लेवल पे आप लोग नहीं जा सकते। तो इसको जरा ठीक से समझ लें। सब लोगों को क्लियर है? अब ये पीएचपी जो है मैंने साथ साथ एक तो आप लोगों से कंफर्मेशन लिया करनी है कि जी क्लियर हो गया या नहीं, और दूसरा जो मैं काम कह रहा हूं उसका हो सकता है आप लोगों से मैं कोड भी मांगू कि भाई साहब ये काम है, ये टास्क है, मुझे इसका कोड करके दिखाएं, ठीक है। तो आप सब लोगों के सबलाइन टेक्स्ट साथ साथ चल रहे हो, लोकल होस्ट का सर्वर जो है वो आपका उसकी सर्विसेज स्टार्ट हो, और जो मैं काम बोलूंगा वो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है, ये एक लाइन लिखी है कि इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन ये आउटपुट में कहीं ये शो नहीं हो रही, ठीक है। आउटपुट में क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाई हैं, ठीक है। और ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैशेस हैं ये इसको आउटपुट में शो होने से बचा रही है। अब यहाँ पे उसने देखें एक पार्स एरर दे दिया। एरर क्या है, वो कह रहा है सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड इज इक्वल टू आ गया ऑन लाइन नंबर 15। अब इतनी आसानी वो कैसे, अब आप लोगों के देखे लिए ये भी बता दिया उसने कि लाइन नंबर 15 पे एरर है, और ये जो इज इक्वल टू है ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमसे पीएचपी मांग रहा था। तो या तो इसको रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है, या फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने से क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में भी मैंने आप लोगों को HTML में बताया था कि किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, ठीक है, और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबा दें,
तो फिर भी लग जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे ही उस सिंटेक्स के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, उस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस आप लोग लगा देते हैं, तो वो लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आपको जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो कमेंट क्यों करते हैं? जब हमने किसी लाइन की आउटपुट शो नहीं करवानी होती। जैसे मैं ये चाहता हूँ आई लव पाकिस्तान में शो नहीं करवाना चाहता, मैं आई लव पाकिस्तान वाली लाइन पे गया और मैंने इसके स्टार्ट में 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दी, तो उसका कलर भी देखें अब थोड़ा सा डिम हो गया और इनका कलर और है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लाइंस जो है वो कमेंट हो गई हैं और अब इनकी आउटपुट नहीं शो होगी। तो देखें आई लव पाकिस्तान नहीं शो हो रहा। तो कमेंट का फायदा ये होता है कि कहीं पे हमने कभी कभार कभी कोड को चला के देखना है, कभी कोड को बंद करके, कभी चला के, कभी बंद करके, तो फिर हम उस कोड को बजाय इसके कि जी खत्म कर दें, उसमें से इरेज कर दें बैक स्पेस के जरिए, हम क्या करते हैं उस कोड को जो है वो कमेंट कर देते हैं ताकि वो कोड वहीं पे सेव भी पड़ा रहे और वो एग्जीक्यूट भी ना हो, ठीक है। तो मैंने अभी इसको फिलहाल रिमूव कर दिया। कमेंट की समझ आ गई? क्लियर है सब लोगों को कि कमेंट क्यों करते हैं? यहाँ पे मैं कमेंट्स वाले सेक्शन पे जाता हूँ। ये है जी हमारा कमेंट। एक तो हमने देर आर 2 वेज इन विच यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर पीएचपी कोड। इसकी हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी देखेंगे कि अगर मल्टीपल लाइंस को हमने जो है वो कमेंट करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं कि दिस इज अ कमेंट, फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दी, फॉरवर्ड स्लैशेस हमने यहाँ पे लगा दी। यू कैन आल्सो यूज दिस टाइप ऑफ कमेंट डायरेक्टली आफ्टर लाइन ऑफ कोड टू डिस्क्राइब इट सेक्शन लाइक दिस। आप जब थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड कर रहे होते हो ना पीएचपी के अंदर, तो फिर आप जब 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसी कोड को आके देखोगे ना, तो आप खुद से भूल जाओगे कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया था, ये जो फलां कोड किया मैंने ये किस लिए किया है, फलां कोड जो किया है उसके जरिए मैं कौन सा सेक्शन जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा था वेबसाइट का। तो उसके लिए हम लोग अपनी आसानी के लिए ये रख लेते हैं कि लेट सपोज ये एक लूप लगाई है हमने, यहाँ पे इतना जो कोड है उसके स्टार्ट के अंदर ये लिख दिया मैंने, जो है मैं यहाँ पे टैब के अंदर डाल के इसकी फॉरवर्ड स्लैशेस लिखूंगा कि दिस कोड will generate a variable and show its output। ठीक है, अपनी याद दहानी के लिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया कि अगर मैं 3 महीने बाद 6 महीने बाद इस क्लाइंट की इस वेबसाइट को आके ओपन करता हूँ तो मुझे पता लगे कि यार ये वाला जो ब्लॉक है ये किस लिए यूज किया गया। तो अपना मैसेज भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं उस कोड के अंदर, ठीक है। और ये एक तो बात यह कि इसने एग्जीक्यूट तो होना नहीं है, ठीक है, मैसेज भी लिखा गया। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने कमेंट क्यों यूज करने हैं, कभी कभार आपको किसी कोड को कमेंट करना पड़ता है, आप उसको नहीं चलाना चाह रहे होते कि यार ये एग्जीक्यूट ना हो, मैं बाद में इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स को जो है वो लेके चल सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर? कोई मुश्किल है तो बता दें। अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं है? इस्लामियत जो पढ़ के आए हैं लोग वो भी कर सकते हैं, इतना कोड तो कर सकते हैं मेरा ख्याल। कोई प्रॉब्लम? कहीं पे कोई मसला आएगा आप लोग मुझे रोक सकते हैं, वहीं पे रोक के मुझे बता दें कि सर ये मसला आ रहा है, इसको जरा दोबारा से बताएं। मैं 1000 दफा बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और ये थोड़ी सी मेहनत है, इसको ये 2-4 महीने आपने गुजार लिए, प्रैक्टिस कर लिया तो इंशाल्लाह फिर आगे आसानियां ही हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अभी जो लोग कह रहे थे कि सर हमें पीएचपी के बारे में कुछ नहीं पता, उनको मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, वेरी गुड। चले, अच्छा, अब आगे एक ये काम है कि हमने ये करना है कि मल्टीपल लाइंस को अगर कमेंट करना हो तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद एक स्टेरिक लगाएंगे, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लगा के स्टेरिक लगा देंगे, निचला जितना भी कोड होगा ना वो सारे का सारा कमेंट हो जाएगा। लेकिन इस कमेंट को मैं कहीं पे रोकना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उससे नीचे वाला जो कोड है वो जो है कमेंट ना हो, तो उसके लिए मैं कहीं पे जाऊंगा और पहले अब जो है वो स्टैटिक लगाऊंगा और फिर उसके बाद जो है वो मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, तो उससे नीचे वाला कोड देखें दोबारा से कलर्ड होगा, ठीक है। या फिर मैं इसको जो है वो खत्म करके यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके मैं
पहले एक स्टेरिक लगाता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, नीचे वाला कोड चलने लग जाएगा। तो मल्टीपल लाइंस को अगर कमेंट कर रहा हूँ तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और आगे फॉरवर्ड स्लैश। आ रही है समझ? चले ठीक है। अभी तो नहीं लग रहा सर। क्या नहीं लग रहा? अभी समझ नहीं आ रही या फिर मुश्किल नहीं लग रहा? ये भी बताया करो साथ साथ। ठीक है, अच्छा जी, बहरहाल आगे चलते हैं। अब मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट करना सीख लिया हमने, इसका बेसिक सिंटैक्स है उसको देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। चल सिंबल की तरफ चलते हैं आगे। एक चीज जो आप लोगों ने वेरिएबल्स को बनाते हुए याद रखनी है वो ये है कि मैंने x इज इक्वल टू 10 कर दिया। मैं अभी चले मैं इसको जो है, अच्छा एक और चीज बड़ी अच्छी है वो ये है कि आप नीचे वाला सारे का सारा जो PHP का कोड है वो खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो है डाई। ठीक है, डाई कर देंगे तो नीचे वाला कोड जो है वो नहीं चलेगा, आप ऊपर जो मर्जी जैसे मर्जी दन दनाते फिरें, आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नया नया एक वेरिएबल बना लिया $x का। ठीक है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा ली, लेट सपोज 20 कर लेते हैं। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया $y का। ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो है जी सुफियान। अच्छा, अब इस इन दोनों वैल्यूज के अंदर एक फर्क है, वो फर्क कोई बता सकता है मुझे? अगर मैं यहाँ पे इको करवाता हूँ, इको करवा लिया मैंने डॉलर साइन x, ठीक है, और एक इको करवा लिया मैंने $y। अच्छा, x के अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर करवा दी और y के अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर करवा दी, x को भी इको करवा लिया और y को भी इको करवा लिया। इसकी जरा आउटपुट देखते हैं, आए जरा रिफ्रेश किया तो देखें उसने एक एरर दे दिया। एरर क्या दिया देखें, एरर उसने ये दिया है कि यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट। ठीक है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट है सुफियान। वो कहता है सुफियान जो है उसको आपने एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की है जो कि उसके लिए अनडिफाइंड है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने लाइन नंबर भी बताई है कि ऑन लाइन नंबर 9। तो लाइन नंबर 9 पे चलेंगे और हम सुफियान को अगर डबल कोट्स के अंदर शो करवा देंगे तो फिर ये इस तरह का कोई मसला जो है वो हमें नहीं देगा। मैं जरा यहाँ पे एक लाइन भी लगा देता हूँ, इको ब्रेक रो कर दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जरा 20 और सुफियान जो है वो अब एज इट इज प्रिंट आउट हो गए हैं बगैर किसी एरर के। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है और ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। नंबर्स के लिए, नंबर्स को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए आपको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप किसी कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, जो सुफियान है, कोई आपका एड्रेस है, कोई आपका जो है वो जेंडर है, कोई आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम हो सकता है, जिसके लिए आपने अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए डबल कोट्स की जरूरत पड़ेगी। इतनी सी चीज बस याद रखनी है आपने कि अगर न्यूमेरिक है तो बगैर कोट्स के भी जा सकता है, और अगर डबल कोट्स लगानी है इसका मतलब यह है कि आप कोई स्ट्रिंग जो है वो कोई वेरिएबल कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हो। मोहम्मद सुफियान सर जी, रिमाइंड टू स्टूडेंट्स टू गिव प्रोफाइल लिंक्स। अच्छा जी, हंजला साहब की तरफ से मैसेज है कि आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आई थिंक सो, मुझे उनका अब नंबर तो याद नहीं है। हंजला साहब अगर बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो लिस्ट है वो भी आई थिंक सो अपलोड है ग्रुप के अंदर, और नंबर बता दें कि कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल लिंक्स जो है वो शेयर नहीं किए। और वो सब लोग अपने प्रोफाइल लिंक्स लाजमी शेयर करें, इसके बगैर ग्रेजुएशन नहीं होगी, इसके बगैर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, इसके बगैर आप लोग ही रोजगार के स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। कहीं पे जाके आप लोग बता नहीं सकते कि हमने ही रोजगार से फ्रीलांसिंग का या फिर वेब डेवलपमेंट का एक जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, प्रोफाइल लिंक्स देना बहुत जरूरी है। और वो फॉर्म भी ऑलरेडी ग्रुप के अंदर पोस्टेड है। जिन लोगों ने अभी तक अपने प्रोफाइल लिंक्स शेयर नहीं किए वो सब लोग प्रोफाइल लिंक्स लाजमी आज जो है वो शेयर कर दें। और इसके अलावा एक जो चीज़ है वो है अर्निंग्स के लिहाज से।
जो लोग अर्न कर रहे हैं, फाइवर से कर रहे हैं, फ्रीलांसर, पीपल पर आर या ई कॉमर्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, या फिर आपने डायरेक्ट किसी क्लाइंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट किया है और डायरेक्टली जो है आपने उसे पेमेंट ली है थ्रू जैज़ कैश या फिर जैसे भी आपने उसके साथ पेमेंट दी है, तो आप उसके स्क्रीनशॉट जो है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने रिकॉर्ड के अंदर रखें। और ये जल्द से जल्द करना है आपने, ये जो अर्निंग्स वाला मामला है ये भी कोशिश करेंगे। अभी तक जितने लोग अर्न कर चुके हैं, कोई एक आधा ऑर्डर भी कंप्लीट किया उन्होंने, तो वो अपने स्क्रीनशॉट मुझे इनबॉक्स में भेज दें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और इसके बगैर आप लोग ग्रेजुएट नहीं होंगे और आपका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास नहीं मौजूद होगा। फिर 16 स्टूडेंट्स हैं जी, अभी भी 16 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल लिंक्स नहीं दिए हैं। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि ये काफी दफा रिमाइंडर जो है वो दे चुके हैं हम लोग। और अभी भी अगर 16 लोग हैं जिन्होंने प्रोफाइल लिंक्स नहीं दिए तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सर अभी तो बस फ्रीलांसर और फाइवर पे है प्रोफाइल, अपवर्क और पीपल पर आर पर एक्सेप्ट नहीं हुई। कोई मसला नहीं है, अभी जितने प्रोफाइल लिंक्स आपके पास मौजूद है आप उतने जो है वो प्रोवाइड करें। फाइवर का दें, आप फ्रीलांसर पे दें, आप लिंक्डइन का प्रोफाइल दे सकते हैं, आप अपना लिंक्डइन के ऊपर भी आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स वहां से ले सकते हैं। सर यूएएफ के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक प्रोफाइल लिंक ही रिक्वायर है क्या? रिक्वायर तो एक ही है, लेकिन आपने जितने प्रोफाइल लिंक्स आपने बनाए हैं वो सब आपने प्रोवाइड करने हैं। कम से कम एक एक प्रोफाइल लिंक सब लोगों का हमारे पास होना चाहिए, उसके बगैर ग्रेजुएट नहीं होंगे। सर जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहा वो क्या करें? वो मेहनत करें और टाइम दें इसको। जिनको मिल रहा है वो भी आप लोगों के जैसे ही इंसान है, उन्होंने भी मेरे से उतना ही पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है, मैंने उनको उतना ही टाइम दिया है जितना आप लोगों को टाइम दिया है। सिर्फ मेहनत करें। जिन लोगों के प्रोफाइल अभी अभी तक जिन्होंने अर्न करना स्टार्ट नहीं किया, उन जाहिर बात है वो अर्निंग्स तो नहीं भेजेंगे मुझे, लेकिन कम से कम प्रोफाइल लिंक्स सब लोगों का होना चाहिए, वो तो सब लोगों के पास है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल वापस आ जाते हैं जरा। और अर्निंग्स वाला मामला जो है वो लाजमी आप लोगों ने करना है। सर एक लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा फॉर्म, हंजला साहब इसको जरा देख लें कि अगर वो फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं विद ओनली फाइवर के प्रोफाइल लिंक के साथ, तो वो उसकी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं बाकी उनको हम जो है वो अनचेक कर दें, ताकि वो अगर एक प्रोफाइल लिंक है किसी के पास तो वो अपलोड कर दे। वैसे फ्रीलांसर के ऊपर भी आपने बनाया हुआ है, लिंक्डइन के ऊपर आप सिंपली साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, पीपल पर आर है, अपवर्क है, उसकी भी मैं वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जिन जिन लोगों के अप्रूव नहीं हो रहे आप लोग वो भी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, चले आ जाए अब जरा वापस और काम की तरफ। तो ये हमने सीख लिया कि एक न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है और एक स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है वो क्या होता है, और उसको हम कैसे इनके जो है वो चीज़ों के अंदर लेके जा सकते हैं। लिंक फॉर्मेट ठीक नहीं होगा। हाँ, लिंक का जो आप दे रहे हो वो देख लो कि मसला ना कर रहा हो। जो आपका लिंक है उसके अंदर ये दिया हुआ होगा कि किस कैसे कैसे आपने लिंक्स देने हैं, उसको जरा फॉलो करोगे तो वो हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, मैं डाई का दोबारा से बता देता हूँ। डाई एक पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, डाई जो है बिल्ट इन फंक्शन है और ये किस लिए यूज होता है कि हमने वापस ये जो निचली चीजें हैं उनको हमने कमेंट करना हो अगर, और हम इस कोड को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो फिर हम डाई का यूज करते हैं। डाई से निचला जितना भी कोड होता है समझ ले कमेंट हो गया। ठीक है, www.abc.com इतना पार्ट लाजमी होना चाहिए लिंक में, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हंजला साहब ने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट के अंदर आप लोग उसको लिंक को, फाइवर के प्रोफाइल लिंक को दें। आप लोग कभी कभार मैंने देखा है अक्सर लोग सिर्फ अपना यूजर नेम दे रहे होते हैं उस फील्ड के अंदर, तो अकेले यूजर नेम से काम नहीं चलेगा बेटा। www.fiverr.com/ आगे फिर अपना यूजर नेम लिखेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आगे आते हैं। एचआर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ब्रेक रो है, ठीक है, बीआर था, वैसे ही एचआर है। एक तो निचली लाइन में ले आता है ये, और दूसरा ये कि एक लाइन लगा देता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और कोई जो है वो एक्सेप्ट जो चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई कि वन है, माई काउंटर के नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर करवाया उसको, तो वो जो है वो एक न्यूमेरिक वेरिएबल। लेकिन अगर हेलो स्टोर करवा रहे हैं हम उसके अंदर, तो हेलो कैसे होगा स्टोर, कि वो माई स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करने के लिए हमें उसको डबल कोट्स लगानी पड़ेगी दोनों साइड्स पे। अच्छा जी सर, सभी फील्ड्स फिल करना कंपलसरी है फॉर्म में? कम से कम मैंने बोला है ना, एक लिंक तो आप लोग कम से कम लगाएं उसका। एक लिंक तो होना चाहिए ना, फाइबर का, फ्रीलांसर का। तो एक लिंक सब लोगों का होना चाहिए। बाकी जितने लोगों ने जितने प्रोफाइल्स बना लिए हैं वो सब लोग वहां पे अपना जो है वो बाकी प्रोफाइल्स जो है वो दे। चलें जी, वापस आए अब जरा काम की तरफ। और वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे उसने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। वो कहता है एक माचिस का डब्बा है, माचिस की डिब्बी होती है ना, सब लोगों ने देखी होगी अपने अपने घरों में। उस माचिस की डिब्बी के ऊपर हम जो है वो कुछ भी लिख देते हैं। लेट सपोज हम उसके ऊपर कोई वैल्यू लिख देते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, $, यूजर नेम के नाम से। ठीक है, और मैं इसको इज इक्वल टू बोल रहा हूँ कि मेरा यूजर नेम क्या है। मेरा यूजर नेम है जी मोहम्मद सुफियान। ठीक है। अच्छा, अब उसने ये बोला है कि अगर आप इसको समझ लें, यूजर नेम जो है वो उसने माचिस की डिब्बी के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये उसके वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। और एक पेपर के ऊपर ना, एक पेपर है छोटा सा, एक पर्ची है, उस पर्ची के ऊपर उसने मोहम्मद सुफियान लिख दिया। उसने लिखा है फ्रेड स्मिथ। ठीक है, उस पेपर के ऊपर उसने फ्रेड स्मिथ लिखा। और उस फ्रेड स्मिथ की जो पर्ची थी उस मैच बॉक्स के अंदर, उस माचिस के डब्बे के अंदर रखी और उसको बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल इज लाइक अ मैच बॉक्स। उस मैच बॉक्स के ऊपर उस वेरिएबल का नाम लिखा गया। और उस पर्ची जो कि उस मैच बॉक्स के अंदर है, उस पर्ची के ऊपर हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, वो मोहम्मद सुफियान है, फ्रेड स्मिथ है, आपका अपना नाम है, जो भी आप उसकी चीजें ले सकते हैं। लास्ट पे आप लोगों को एक चीज समझनी है कि पीएचपी के अंदर हम लास्ट लाइन, जो लाइन का एंड है उसके ऊपर एक सेमी कॉलन लाजमी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, यहाँ पे हर एक लाइन आपकी सेमी कॉलन पे एंड हो रही है। तो सेमी कॉलन का किरदार आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे एक प्रोग्रामर की जिंदगी में। कहीं पे आप लोग किसी एक सेमी कॉलन को मिस कर देते हैं तो उसकी वजह से वो आपको एक एरर जनरेट कर सकता है। और उस एरर को पहले आप जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जी, तो मैंने इसको इको करवाया। इको के अंदर मैंने अब मोहम्मद सुफियान तो नहीं ना लिखना है डायरेक्टली, मैंने तो लिखना है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम लिख दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक इको करवा दी, ब्रेक रो, या फिर आप HR कर लें, BR कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे जी मोहम्मद सुफियान जो है वो उस यूजर नेम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू उसने देखी कि इको यूजर नेम के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, उस वैल्यू को उसने फेच किया और हमारा जो आउटपुट था वो हमें दिखा दिया। ठीक है जी, तो ये एक वेरिएबल क्रिएट करना सब लोगों को आ गया है, वेरिएबल को आउटपुट के अंदर शो करवाना सब लोगों को आ गया है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है अब? यहां तक हमने ये सीखा है कि हम किस तरह एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एक और जो अच्छी चीज है वो ये है कि हम एक वेरिएबल को भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। मैं एक्स की वैल्यू जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्स को स्टोर करवा देता हूँ वाई में, तो वाई की वैल्यू भी वही हो जाएगी जो एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसको देख लेते हैं, उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे उसको जो है वो एक दफा चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे वो चीजें चल रही। अच्छा जी, एक यूजर नेम बनाया, $यूजर नेम, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर हमने वैल्यू लिख दी फ्रेड स्मिथ। ठीक है, उसके बाद इको करवा दिया उसको, यूजर नेम को। इतना काम तो हम कर चुके हैं ना कि यूजर नेम, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा दी मोहम्मद सुफियान और उसको इको करवा दिया। यहां तक हम काम कर चुके हैं। इको ब्रेक रो लगा दिया उसने, ब्रेक रो लगाया, हम HR लगा देते हैं।
उसके बाद उसने अगला जो काम किया है, अगला काम ये किया है कि एक और वेरिएबल क्रिएट किया है डॉलर साइन से, डॉलर साइन करंट यूजर के नाम से। उस कोई भी नाम रख सकते हैं आप, किसी भी वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे आपने यूजर नेम रखा था तो किसी से पूछ के तो नहीं रखा था ना, यहाँ से भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी मर्जी से जो है वो काम करना है। अब उसके बाद उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाने की बजाय, जैसे इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाई थी ना फ्रेड स्मिथ, वैल्यू स्टोर करवाने की बजाय उसने उसके अंदर एक और वेरिएबल को स्टोर करवा दिया जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड था, ये यूजर नेम का वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इस वैल्यू को उठाता है और डायरेक्टली इसके अंदर स्टोर करवा देता है। तो वो क्या करेगा, यूजर नेम को स्टोर करवा देगा करंट यूजर के अंदर। तो अब करंट यूजर की वैल्यू क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, फ्रेड स्मिथ की वैल्यू तो थी, यूजर नेम की वैल्यू तो थी फ्रेड स्मिथ, लेकिन करंट यूजर के अंदर उसने यूजर नेम स्टोर करवा दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि जब हम इको करने की कोशिश करेंगे करंट यूजर को, तो क्या आउटपुट के अंदर आएगा, ये डॉलर साइन यूजर नेम आएगा या क्या आएगा आउटपुट के अंदर, क्योंकि हमने करंट यूजर के अंदर तो यूजर नेम स्टोर करवाया। तो जब हम इको करेंगे करंट यूजर को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये अब आप लोगों ने बताना है मुझे। कि यहाँ पे आउटपुट के अंदर क्या आना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। निशान कह रहे हैं फ्रेड स्मिथ आना चाहिए, अकरम आरफीन फ्रेड स्मिथ, सब्तैन हैदर कह रहे हैं फ्रेड स्मिथ, और उसवा कह रही है कि डॉलर साइन यूजर नेम आना चाहिए। ठीक है, बाकी सब लोग भी अपना अपना जवाब दें। अरे वाह, अकरम आरफीन कह रही हैं कि या तो फ्रेड स्मिथ आएगा या फिर मोहम्मद सुफियान आएगा। मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम के तनाजुर में आपने बताना है। ठीक है, फ्रेड स्मिथ यूजर नेम, और तुके मार लो जरा थोड़े से। फ्रेड स्मिथ, ठीक है जी, हमारे में मोहम्मद सुफियान। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम में फ्रेड स्मिथ है। अच्छा जी, वेरी गुड, चलें, टाइम से ही आपने ठीक कर लिया अपने आप को। तो यहाँ पे अब जरा हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो अपने प्रोग्राम में मैंने अब जो है वो एक और यूजर नेम बनाना, एक और वेरिएबल बनाना है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC रख लें आप। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है अब जो मैं चीज लिखने लगा हूँ वो ABC के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और वेरिएबल जो कि यूजर नेम है, जिसको हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, सेमी कॉलन से उसको एंड किया, इको किया, और इको के अंदर मैंने डॉलर साइन ABC लिख दिया। अब बताएं मुझे कि अब ये जो ABC की वैल्यू है ये क्या आएगी। यहाँ पे हम एक इको HR भी कर लेते हैं। तो इसको अब हमने जो है वो रिफ्रेश किया, और मोहम्मद सुफियान जो हैं वो हमारे यहाँ पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्यों आया मोहम्मद सुफियान, वो इसलिए आया है कि इस ABC के अंदर एक यूजर नेम के नाम का एक वेरिएबल स्टोर था। ठीक है, और उस वेरिएबल को जो ऑलरेडी वैल्यू असाइंड थी वो मोहम्मद सुफियान थी। ठीक है, तो मोहम्मद सुफियान यूजर नेम में स्टोर्ड है, और यूजर नेम जो है वो ABC के अंदर स्टोर है। वही बात होगी कि मैं किसी के पीछे और वो किसी जो है वो किसी और के पीछे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस तरीके से चलेंगी, और वैल्यू जो है वो पास ऑन होती जाएगी आगे से आगे। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। तो अभी यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि हम किसी वेरिएबल को भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू जो है वो लिख के उसको भी हम आगे लेके चल सकते हैं। तो इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं जरा। ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स हो गए, कहीं पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जी ये डेसिमल है या फिर आप सिंपल एक वेरिएबल की बात कर रहे हो। अरेज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम वेरिएबल्स को किस किस तरह के नाम दे सकते हैं। ठीक है, और किस किस तरह उसको जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको पहले देख लें जरा। सबसे पहले तो ये है
कि आपका जो वेरिएबल है उसका जो नाम स्टार्ट होगा वो किसी अल्फाबेट से होगा या फिर किसी अंडरस्कोर से होगा, किसी नंबर से स्टार्ट, जो पहला लेटर है वो कोई नंबर नहीं हो सकता। जैसे वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद द लेटर ऑफ द अल्फाबेट और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। कि स्टार्ट वाला जो पहला लेटर है वेरिएबल का वो या तो कोई अल्फाबेट होगा, जैसे सुफियान का पहला लेटर एस है, ठीक है, तो मैं $साइन सुफियान एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ तो ये एक्सेप्टेबल है। या फिर मैं उसका नाम $साइन अंडरस्कोर सुफियान रखता हूँ तो ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैंने उसका नाम 786 और आगे सुफियान लिखने की कोशिश की तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वेरिएबल का जो नाम है वो हमने बड़ा वाइजली चूज करना है और उसको हमने एक तो ऐसा नाम देना है कि वो हमें याद भी रहे, ताकि नीचे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे उसको हमें कॉल करना पड़ता है तो हमें बार बार जाके ऊपर देखना ना पड़े कि हमने इस वेरिएबल का नाम क्या रखा था। ठीक है, हमें एक तो याद भी रहे और दूसरा वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और स्टार्ट के अंदर कोई जो है वो नंबर ना आ रहा हो, बल्कि या तो कोई अल्फाबेट आ रहा हो या फिर अंडरस्कोर आ रहा हो। दूसरी बात, आप लोग क्या क्या चीजें जो है वो वेरिएबल के नाम के अंदर रख सकते हैं। उसके अंदर वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन ओनली द कैरेक्टर्स स्मॉल a to z, कैपिटल A to z, 0 to 9 नंबर्स यूज कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप वेरिएबल का नाम रखते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई परसेंटेज का साइन, कोई एट द रेट का साइन, कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन साइंस को आप लोग यूज नहीं कर सकते। साइंस में से सिर्फ अंडरस्कोर जो है वो यूज किया जा सकता है वेरिएबल नेम के अंदर। नंबर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन स्टार्ट में नहीं। स्टार्ट वाला जो लेटर है वो नंबर नहीं हो सकता, हाँ एंड पे हो सकता है। आप अपनी वेरिएबल का नाम ABC 1 2 3 रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 2 3 ABC नहीं रख सकते। कैपिटल A to Z भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आपको कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। ये यूजर नेम है, इसके अंदर मैं स्पेस नहीं दे सकता क्योंकि यूजर एक अलग चीज है और नेम एक अलग चीज है। तो स्पेस की बजाय आप लोगों ने अंडरस्कोर यूज करना है। इसका मतलब यह है कि किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हुए आप लोग स्पेस के नहीं दे सकते उसके दरमियान। आपने फर्स्ट नेम कोई वेरिएबल, जैसे आप कहते हो कि जी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल $साइन से शुरू करता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट नेम, तो आप लोग कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, ये सबलाइन की खूबसूरती ये है कि कलर्स के जरिए आप लोगों को कोडिंग सिखा देता है और आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग जाएगा, अच्छा यार ये नेम का कलर कोई और हो गया, व्हाइट नहीं है, इसका मतलब ये नेम जो है ये मेरे वेरिएबल नेम का हिस्सा नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस स्पेस को खत्म करूंगा, या तो फिर मैं सिंपल इसको ऐसे लिखा रहने दूं फर्स्ट नेम। इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होती है कैमल केसिंग। कैमल केसिंग का मतलब ये होता है कि फर्स्ट का F कैपिटल कर दिया और नेम का N कैपिटल कर दिया, ताकि दूर से पता लगे कि ये वर्ड्स जो है वो कुछ इस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने स्मॉल ही रखने हैं सारे के सारे, कंफ्यूजन के अंदर नहीं पढ़ना, तो आप फर्स्ट और नेम के दरमियान में एक अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और नेम के दरमियान में एक अंडरस्कोर जब लग जाएगा तो वो चीजें जरा और ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगी, उनको कॉल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको पता होगा। और फिर कोशिश करेंगे पूरे के पूरी, आप अपनी एक आदत बना लेंगे, हमने जो है वो कोई कैपिटल लेटर नहीं लिखना यूजर नेम के अंदर। मैं लेट सपोज बात कर रहा हूँ कि कैपिटल लेटर नहीं लिखना यूजर नेम के अंदर, क्योंकि एक स्टेज आएगी जब आप लोगों को इनके नाम जो है वो कम पड़ जाएंगे कि यार अच्छा मैं इस वेरिएबल का क्या नाम रखूँ, इतने ज्यादा वेरिएबल्स के साथ आप एट द सेम टाइम डील कर रहे होंगे। तो फिर एक अपनी प्रैक्टिस बना लें कि यार मैंने कैपिटल लेटर तो लिखना ही नहीं है ना, ठीक है, मैंने स्पेस तो दे ही नहीं सकते आप, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर है। तो आप लोग कैमल केसिंग के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो कैमल केसिंग के अंदर चले जाएं। आप लोग अगर अंडरस्कोर लगाना चाहते हैं अंडरस्कोर लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक रूटीन बनाएं अपनी और एक आदत बनाएं जिस आदत के जरिए आप लोग अपने वेरिएबल्स को नाम दिया करेंगे। और फिर जब आपकी आदत पक्की हो जाएगी ना तो फिर बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि अच्छा यार उस वेरिएबल का मैंने क्या नाम रखा था। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ जरा। तो वेरिएबल नेम मे नॉट कंटेन स्पेसेस, तो स्पेसेस तो आ ही नहीं सकती इसके अंदर। इफ अ वेरिएबल मस्ट कंप्राइज मोर देन वन वर्ड, अगर एक से ज्यादा वर्ड, जैसे यूजर नेम की एग्जांपल दी, तो इट शुड बी सेपरेटेड विद द अंडरस्कोर कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल यूजर नेम 2 वर्ड्स हैं, यूजर अलग नेम अलग, तो इसके अंदर स्पेस लगाने के बजाय हम अंडरस्कोर जो है वो लगा सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन बेस्ट वेरिएबल, जिससे आपको आसानी रहे, जो कॉल करने में आपको आसानी रहे, जो याद रखने में आपको आसानी रहे, वही आपका बेस्ट वेरिएबल है।
सामने आपकी साइट के ऊपर तो वो वेरिएबल शो नहीं ना हो रहे होंगे, उनकी वैल्यूज शो हो रही होंगी। तो आपने याद रखना है इनको, और जिस जो आसानी से आपको याद रह जाए वेरिएबल, वही बेस्ट वेरिएबल कहलाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे है वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग एक वेरिएबल जो है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक बात की कि जी अगर मैं इसको सारे को अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपली यूजर नेम एक मेरा जो है वो ये यूजर नेम, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई मोहम्मद सुफियान और इको करवाया यूजर नेम को। तो देखें जी आउटपुट ठीक है, बिल्कुल सेम है, सही है, ठीक है, मोहम्मद सुफियान मेरा आउटपुट में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यूजर नेम के जरिए इसको जो है वो असाइन की थी वैल्यू, और मैं यहाँ पे इको कर रहा हूँ कैपिटल वाले यू से, ठीक है, कैपिटल वाले यूजर नेम से इसको मैं इको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब मुझे वो एरर दे रहा है, और वो एरर क्या है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है यूजर नेम। वो कहता है आप ऐसे वेरिएबल को इको करने की कोशिश कर रहे हो जो आगे आपने डिफाइन ही नहीं किया, उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी जिसको। तो वो लाइन नंबर भी बता रहे हैं कि लाइन नंबर है 10। तो लाइन नंबर 10 पे जाते हैं और देखते हैं कि यूजर नेम जो है वो पहले डिफाइन किया हमने या नहीं किया। इसका मतलब ये है कि दिस यूजर नेम इज नेवर इक्वल टू दिस यूजर। तो इस यूजर नेम और उस यूजर नेम के अंदर फर्क है। वो फर्क क्या है? कैपिटल लेटर का। तो इस यू को अगर मैं स्मॉल कर दूंगा तो वो फिर उस यूजर नेम को जो है वो फाइंड आउट करेगा, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको वो लाके यहाँ पे इको कर देगा। ठीक है, तो अब वो उसको वेरिएबल मिल गया तो यहाँ पे उसने उसको इको कर दिया। ये कुछ 4 वेरिएबल को नाम देने के रूल्स हैं। ये 4 रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके अंदर किसी को कोई मसला तो नहीं है अभी तक? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन किसी किस्म का वेरिएबल को नाम देने के हवाले से तो बताएं। चलें, अब मैं एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को। वो टास्क ये है कि 2 वेरिएबल्स लेने हैं, उसके अंदर आपने कोई भी वैल्यूज असाइन करनी है उनको, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज, और उन 2 वेरिएबल्स को जमा करना है, किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, और उस तीसरे वेरिएबल को आउटपुट में शो करवाना है। जल्दी करें जरा। और आपने अपना कोड जो है वो मुझे यहाँ पे कमेंट्स के अंदर देना है। 2 वेरिएबल्स, उनके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाएंगे, उन दोनों वेरिएबल्स को जमा करेंगे, ठीक है, किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर उनकी इंक्रीमेंटेड या सम्ड अप वैल्यू जो है वो स्टोर करवाएंगे, और उस तीसरे वेरिएबल को इको करवाएंगे आउटपुट में शो करवाने के लिए। जल्दी करें जरा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। इतना टाइम तो नहीं लगता भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा जी, सब्तैन हैदर ने सिर्फ पीएचपी लिख दिया है। पीएचपी से अकेले काम नहीं चलेगा बेटा, काम करना पड़ेगा ना। अच्छा जी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, डॉलर साइन आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड इको इज इक्वल टू डॉलर साइन आउटपुट। अयूब देखो, डॉलर लास्ट लाइन में इको इज इक्वल टू डॉलर साइन आउटपुट को आपने डबल कोट्स में जो है वो नहीं लिखा, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी ठीक है, परफेक्ट है आपका, चलेगा।
अच्छा जी, जीशान ने किया है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू $x प्लस वाई सेमीकलन, और $, आंसर इज इक्वल टू $z। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली $z को भी जो है वो आउटपुट में शो करवा सकते हैं। वेरी गुड जी, ईशान के लिए क्लैपिंग करें। आगे उसवा है, उन्होंने भी x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू दिस। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, क्लैपिंग आल्सो फॉर उसवा मुगल। बाकी सब लोग किधर है भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त। अरसल है, अरसल ने क्या किया है देख लेते हैं। और अरसल ने a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, बी वाई, ये क्या है भाई? a प्लस बी होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, सेमी कॉलन आ गया, इको $, c और सेमी कॉलन। ठीक है, वेरी गुड। फिर इकरा अकरम है, उन्होंने x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, इको दिस। नहीं जी, प्रोग्रामर बन गए माशाल्लाह। x is equal to 10, y is equal to 20, z is equal to this and equal to। एक दूसरे के अब कमेंट कॉपी करके ना भेजते रहना मुझे, ये वैसे मैंने खुद ही तरीका बता दिया आप लोगों को, लेकिन बहरहाल चले मैं पकड़ लूंगा। x is equal to 5, y is equal to 10, z is equal to x plus y and equal z। चलें जी, ठीक है, गुड, ठीक है, सजाद का भी ठीक है, परफेक्ट। अब आगे चलते हैं जरा, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अरेज का। अरेज का एक कंप्लीट पूरा चैप्टर है, पूरा एक लेक्चर है जो हम अरेज के ऊपर बात करेंगे आज। सिंपली हम उसका एक इंट्रोडक्शन है जो हम देखेंगे कि कैसे हम उसको जो है वो लेके चल सकते हैं, और अरेज होती क्या है, उनको हम खुद से कैसे डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं, और उनके ज़रिए हम क्या क्या काम जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले अरेज की सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है वो मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इसका एक अलग से चैप्टर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले मैं बता लूँ फिर देता हूँ टास्क। अभी अरेज भी आप लोग खुद से बनाएंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी एंटिटीज को स्टोर करवाना होता है। अब जैसे मेरी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अब मुझे जितने स्टूडेंट्स हैं उतने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। फिर उन वेरिएबल्स की आगे प्रॉपर्टीज भी तो है। अब जैसे एक वेरिएबल मैंने बना लिया अयूब अली के नाम से, अब अयूब की कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी तो है। एक स्टूडेंट के लिए मैं अगर सिंगल एक एंटिटी को लेता हूँ, पूरी क्लास को छोड़ देता हूँ, तो एक स्टूडेंट के लिए मुझे उसकी प्रॉपर्टीज गेट करनी है, तो मुझे उसका पहले नाम स्टोर करवाना पड़ेगा, एक वेरिएबल $नेम के नाम का। यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ, चले कोड भी करते हैं ना साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो $नेम जो है वो स्टोर करवा लिया, डबल कोट्स के अंदर उसका मैंने अयूब अली। अच्छा जी, इसकी ना साथ साथ सेमी कॉलन्स का ख्याल रखना है। $एज स्टोर करवा ली मैंने, और उस एज को जो है वो मैंने डबल कोट्स के अंदर कर लें, या जैसे भी उसकी जो एज है वो मैंने स्टोर करवा ली 24। फिर उसके बाद मैंने $CNIC के नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसको मैंने जो है कोई वैल्यू दे दी, लेट्स सपोज, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है, और सेमी कॉलन लगा। अब जितनी उसकी प्रॉपर्टीज हैं मुझे उनके लिए अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़े, और जितने जितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे उतने ज्यादा मुझे। अब मैं यहाँ पे फिर अगले
जब मैंने स्टोर करवाना ना, अयूब अली के बाद में कोई और स्टूडेंट है हमारे पास, जैसे अरसल यूनिस है, उसका मुझे नाम स्टोर करवाना है, तो फिर मुझे वो डॉलर साइन नेम वाला जो वेरिएबल है वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, डॉलर साइन नेम तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड। अब मैं उसके लिए अगले वाले स्टूडेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डॉलर साइन नेम या डॉलर साइन नेम वन। ठीक है, फिर नेम, अब मुझे क्या पता नेम वन किसका था, नेम टू किसका वाला था, नेम थ्री किसका वाला था। तो फिर इस तरह जो है वो कंफ्यूजन होंगी, इस तरह इतने ज्यादा वेरिएबल्स के एक तो नाम भी याद नहीं रख पाएंगे, दूसरा उन वेरिएबल्स को देना आपके लिए मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो है इनको कुछ इस तरह लेके चलना है कि इनको हम आसानी से मैनेज कर सकें। हेरा, आपने जो कमेंट किया ना उसके अंदर पीएचपी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम अलजेब्रा का कोई सवाल कर रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और ए प्लस बी को जमा किया तो 30 हो गया। ठीक है, तो साथ साथ वेरिएबल्स को मैंने आपको बताया डॉलर साइन के जरिए लिखना है। तो ए लिखेंगे तो उसके साथ डॉलर साइन आएगा, बी लिखेंगे तो उसके साथ डॉलर साइन आएगा, और इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे और लास्ट पे आप उसको एक सेमी कॉलन से एंड भी करेंगे उस लाइन को। ठीक है, तो ये इन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम इन एंटिटीज को मैनेज करना शुरू कर दें तो फिर इन चीज़ों को इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका एक तोड़ हमने निकाला है, और उसका एक तोड़ जो है वो ये है कि हम इन वेरिएबल्स को एक अरे के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। एक अरे बनाते हैं हम एक स्टूडेंट के नाम की। ठीक है, उस अरे का नाम रख दिया अयूब अली। उसके उस अरे के अंदर हमने उसकी सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो स्टोर करवा दी। उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका जो है वो आपका अल्लाह थोड़ा भला करे फादर नेम क्या है, उसका जो है वो सिटी कौन सा है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने उस एक अरे के अंदर स्टोर करवा दी। अब हमें उस अरे का तो नाम याद है ना, उसके अगली जो चीजें हैं वो उस अरे ने खुद ब खुद याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अरे क्या होती है उसकी तरफ आते हैं। एक उसने डॉलर साइन टीम जो है वो एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अरे का एक कीवर्ड है, और उसके अंदर उसने उस टीम के मेंबर्स जो थे सारे के सारे वो स्टोर करवाना शुरू कर दिए। बिल, मैरी, माइक, क्रिस, एनी, ये सारे के सारे उस टीम के मेंबर हैं। तो हम लोग भी एक अरे बनाते हैं जरा, ये यही वेरिएबल्स हम उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक अरे बना ली, और इस अरे के अंदर हम जो काम करने वाले हैं वो सबसे पहले होगा एक अरे का कीवर्ड। ठीक है, अरे का कीवर्ड होगा, और उस अरे के अंदर उस अरे के जितने भी मेंबर्स होंगे, मेंबर्स का मतलब वो वेरिएबल्स हैं जो हम लोग पहले अलग अलग स्टोर करवा रहे थे ना। पहले मतलब लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना रहे थे नेम का अयूब अली, तो यहाँ पे हम जो है वो पहले एक उसका नाम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया जी अयूब अली, ये एक मेंबर हो गया, उसका कॉमा लगाया। फिर अगला जो चीज थी वो स्टोर क्या की थी कि जी वो जेंडर उसका जो है वो मेल है। ठीक है, फिर कॉमा लगाया। फिर हमने जो है अगली प्रॉपर्टी उसकी लिखी कि जी उसकी जो एज है वो 24 है। वैसे इस 24 के लिए हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, कॉमा कह रहा हूँ, कोट्स लगाने की जरूरत नहीं। फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद आगे उसका जो है वो जो हमने CNIC था वो स्टोर करवा दिया। ये CNIC था उसका, ये हमने उसके अंदर स्टोर करवा दिया। फिर उसके बाद एक कॉमा लगाया, कोई और चीज, लेट सपोज उसका सिटी क्या है वो स्टोर करवाना, तो सिटी स्टोर करवा दिया FAISALABAD। ले जी, यहाँ तक बात हो गई खत्म। इधर लगा दिया मैंने सेमीकोलन, और ये एक अरे बन गई है जिस अरे के अंदर मैंने उस एक एंटिटी की जितनी प्रॉपर्टीज मुझे स्टोर करनी थी मैंने कर ली। चाहे तो जितनी मर्जी करते जाओ इसको, आप लाखों की तादाद के अंदर इस एक अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। अच्छा, अब इस अरे को जो है हमने, आप कह लेंगे ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है, और इन सारे वेरिएबल्स को मिला के एक अरे बनती है। तो एक अरे क्या है, द वेरिएबल्स ग्लूड टुगेदर आर कॉल्ड अरे। ठीक है, जब हम वेरिएबल्स को आपस में जोड़ते हैं और वो वेरिएबल किसी एक एंटिटी की प्रॉपर्टी के लिहाज से या किसी एक चीज को शो कर रहे हैं, जैसे एक टीम के मेंबर्स को हम एक अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, एक क्लास के स्टूडेंट्स को हम एक अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, एक स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ताकि हम वेरिएबल
इतने ज्यादा वेरिएबल बनाने से बचें और इस चीज को जरा थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लें और इन चीजों को याद रखना जो है वो हमारे लिए आसान हो। अच्छा, ये हमने स्टोर करवा लिया। अब मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और इस अरे को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। जैसे डॉलर साइन, इसका नाम भी मैं अयूब के नाम से रख लेता हूँ, अयूब अंडरस्कोर अली। ये मैंने उसका नाम जो है वो रख लिया। यहाँ तक बात कंप्लीट है, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसका नाम अयूब अली रख लिया। ये जो अरे है ये इंडेक्सेस के ऊपर काम करती है, इसकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जैसे हमने बोला था ना कि हर एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे मोहम्मद सुफियान स्टोर्ड है, तो उसको मैं कॉल करने के लिए यूजर नेम को लिखता हूँ, इको कर दो डॉलर साइन यूजर नेम। यहाँ पे जब मैं स्टोर कर रहा हूँ वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी? अयूब अली इसके इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जाके स्टोर होगा। अरे का पहला जो इंडेक्स होता है, पहली जो मेमोरी लोकेशन होती है वो क्या होती है? वो 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है। उसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पे हमने एक मैच बॉक्स का जो है वो फैक्टर पढ़ा था, मेटाफॉर पढ़ा कि जी मैच बॉक्स क्या होती है। एक वेरिएबल क्या होता है, यूजर नेम उस मैच बॉक्स के ऊपर लिखा और फ्रेड स्मिथ की पर्ची उसके अंदर डाल दी, तो ये एक वेरिएबल हो गया। अब इसी तरह की बहुत सारी माचिस की डिब्बियां हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे ना, तो वो एक अरे बन जाएगी। हर एक माचिस की डिब्बी के ऊपर कोई नाम लिखा होगा और उसके अंदर उसकी जो पर्ची है उसके ऊपर भी कोई नाम लिखा होगा। जैसे आप यहाँ पे आते हो, ये एक अरे की मेटाफॉर है। ये एक माचिस की डिब्बी है, ये दूसरी माचिस की डिब्बी है, तीसरी माचिस की डिब्बी, चौथी और ये पांचवी। इन सबको कलेक्टिवली हमने टीम बोल दिया और इस माचिस की डिब्बी का कोई ना कोई एड्रेस है। जब स्टार्ट होता है तो मैंने बोला कि अरेज जब स्टार्ट होंगी, जो पहला एड्रेस होगा वो क्या होगा? 0, अगली का 1, अगली का 2, अगली का 3, अगली का 4। इसको हम इस तरह इनके इंडेक्सेस से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हर एक वैल्यू जो स्टोर्ड है एक अरे के अंदर, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के ऊपर, स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर स्टोर्ड है और उस इंडेक्स का कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम है। जैसे पहला जो वेरिएबल है वो 0 पे स्टोर्ड है, ये 1 पे स्टोर्ड है, ये 2 पे स्टोर्ड है, ये 3 पे स्टोर्ड है और ये जो है वो 4th के ऊपर स्टोर्ड है। 0 to 9 होते हैं इंडेक्स सर जी? नहीं, 0 to 9 नहीं है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, 9 तक नहीं जाना है। 10, 11, 10,000, 1 लाख, ठीक है, जहां तक जा सकते हो आप लोग, जितनी चाहो आप लोग एक अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। यहां तक किसी को कोई मुश्किल है तो आप लोग बता सकते हैं कि हमने जैसे ही कोई, अब मैं यहाँ पे एक और अरे भी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। एक अरे मैंने क्रिएट की, अब मैं इसके अंदर जो पहली वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, ठीक है, मैं स्टोर करवाता हूँ, लेट सपोज मोहम्मद सुफियान, इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया, वो ऑटोमेटिकली इस अरे के इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर स्टोर हो जाएगा जाके। और इसको मैं कॉमा लगा के अगली जब मैं वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाऊंगा कि उसकी एज क्या है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका जो है वो जेंडर क्या है, वो उसके ऊपर उससे अगले इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी अपनी जगहों पे जाके चीजें स्टोर होती जाती हैं कि मोहम्मद सुफियान 0 इंडेक्स पे है, 24 1 इंडेक्स पे है, मेल जो है वो 2nd इंडेक्स के ऊपर है। फिर उसके बाद जो भी उसकी जो सिटी है वो लिखनी है आप लोगों ने, तो सिटी को आपको सारी बात है कॉलम्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो है ये इंडेक्सेस के ऊपर चलती हैं, ये हमने सीख लिया। उन इंडेक्सेस के जो नाम है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि मैंने इस अरे को आउटपुट के अंदर कैसे शो करवाना है। तो उसके लिए जो चीज़ है, मैं नीचे वाला सारे का सारा कोड जो है वो डाई कर रहा हूँ ताकि नीचे वाली चीज़ें इंप्लीमेंट ना हो और हम आसानी से इस अरे के साथ जो है वो नबर्द आजमा हो सके। एक फंक्शन है जो स्पेसिफिकली अरेज को आउटपुट में शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं इस कमेंट को जरा, कौन सा कमेंट था वो, हाइड करना भूल गया हूं, चलें ये अच्छा बाहर आ। तो इस अरे को मैं आउटपुट के अंदर शो करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? उसके लिए हमने ये देखा कि अगर सिंगल एक वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल को हम इको के फंक्शन के जरिए, इको स्टेटमेंट के जरिए आउटपुट में शो करवा लेते हैं, उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है। लेकिन अब यहाँ पे तो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, अयूब अली एक वेरिएबल है, मेल एक और वेरिएबल है, फिर 24 है, फिर एक और CNIC का वेरिएबल है, फिर फैसलाबाद का वेरिएबल है। तो इनके साथ हमने कैसे जो है वो
निपटना है और इनके साथ हमने कैसे चलना है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि यूज होता है हमारे जो अरेज हैं उनको आउटपुट में शो करवाने के लिए। इको स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगी, इको के पार यहाँ पे जलेंगे, क्यों? क्योंकि इको सिर्फ एक वेरिएबल को आउटपुट में शो करवा सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स को आउटपुट में शो करवाना हो तो वहां पे उसके पर जलते हैं। तो उसके लिए जो हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर का, कि प्रिंट अंडरस्कोर आर, और उसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम उस अरे का नाम रखेंगे जिसके अंदर हम, अब इस अरे का नाम क्या है, इस अरे को जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हमने वहां पे उस अरे का नाम लिख देना है, अरे अंडर सॉरी $, अयूब अली, और इसके लास्ट में हम एक सेमीकोलन लगा देंगे। इस सेमीकोलन की मदद से क्या होगा, इस सेमीकोलन की मदद से इस अयूब अली को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट अंडरस्कोर आर जो है वो करवा दिया जाएगा और इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। मैं आके रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो मेरे पास ये आउटपुट आई है। मैं इसका जरा आप लोगों को व्यू पेज सोर्स करके दिखा देता हूँ, जरा एक अच्छे फॉर्मेट में नजर आ जाएगा कि जी ये हेड है, बॉडी का टैग जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहां पे उसको एक अरे मिलती है, और उस अरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया था अरे कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, तो जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो है अयूब अली, 1 इंडेक्स पे मेल, 2 इंडेक्स पे 24, 3 इंडेक्स पे CNIC, 4th इंडेक्स पे उसका सिटी मौजूद है। तो ये इस तरह जो है वो आपका एक आउटपुट जो है इस अरे का आप लोगों को मिल जाएगा, और 1 बाय 1 वो हर एक के लिए चला है। 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी उसने उसको भी आउटपुट में शो करवा दिया, 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी उसको भी शो करवा दिया, फिर उसके बाद 2 पे जो था, 3 पे था और 4 पे था, वो सारी की सारी चीजें उसने लाके हमारी आउटपुट में शो करवा दी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैंने नहीं जी स्पेसिफिकली किसी एक मेंबर जो है इस अरे का उसी को मैंने आउटपुट में अपनी शो करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा वो देख लेते हैं। मैं इसको जरा कमेंट कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद हमने ये करना है कि हमने किसी एक जो एलिमेंट है इस अरे का उसको आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं हम, और मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा CNIC है इस अरे का वो मेरी आउटपुट में शो हो, तो उसके लिए हमने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे चीजों को लेके चलना है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब क्योंकि हमने किसी एक मेंबर को शो करवाना है तो एक मेंबर को शो करवाने के लिए इको चलेगा। ठीक है, इको जब चलेगा तो उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है। इको $, हमारे पास है अयूब अली। ठीक है, उस अरे का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे ये बताना है कि आप इस अरे के किस इंडेक्स को जो है वो इको करवाना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपने इको करवाना है, लेट सपोज आपने अयूब अली को अगर इको करवाना है तो मुझे बताएं। अयूब अली के लिए मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, जो भी इंडेक्स नंबर होता है ना वो हम इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो देखिए मेरी आउटपुट जो है वो कैसी आती है। तो रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो देखिए अयूब अली मेरी आउटपुट में आ गया। अगर लेट सपोज मुझे फैसलाबाद को आउटपुट में शो करवाना है तो मुझे बताएं कि मैं इस 0 की जगह पे क्या लिखूंगा। फैसलाबाद को आउटपुट में शो करवाना हो तो 0 की जगह पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? सज्जाद कह रहे हैं जी 4 आएगा। जिशान कह रहे हैं 5 आएगा। जिशान आप देखो इसको काउंट कर रहे हो 1 से, कि यू वाली को 1 दिया, इसको 2, 3, 4 और ये 5, ऐसे नहीं करना। आपको मैंने पहले चीजें ये क्लियर की हैं कि इंडेक्स जो है आपके जो अरेज है वो 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं। अयूब अली के लिए 0 है तो मेल के लिए 1, 24 के लिए 2, तो CNIC के लिए 3, और फैसलाबाद के लिए फिर 4 हो जाएगा। इकरा कह रही है 3 आएगा। पहले डिसाइड कर लो। यहाँ पे आएगा 4। लेट सपोज मैं 4 करता हूँ। 4 क्यों किया? 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज फॉर 4। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें फैसलाबाद जो है वो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। ले जी, मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं -1 आएगा। अच्छा, करके देखें जरा -1। ये लो, ठीक है, अनडिफाइंड है उसके लिए -1। ऑनलाइन नंबर 11। तो इस तरह की चवलियां नहीं मारनी।
आगे आ जाओ अब जरा। अरेज क्लियर है? किसी को अरे बनाने में कोई मसला? अरे को कॉल करने में, कलेक्टिवली कॉल करने में, और अलग अलग अगर मैंने उसके आइटम्स को कॉल करना हो उसमें कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। मैं एक और अरे बना रहा हूँ यहाँ पे, इस डाई को मैं यहाँ पे ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कोड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक अरे जो है वो बनाई, और उस अरे के अंदर जो है वो मैंने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखना जो है वो शुरू कर दिए। लेट सपोज हमारे पास बाबर है। ठीक है, बाबर के बाद कॉमा लगा के हम अगले जो मेंबर्स हैं उनका नाम लिखना शुरू कर देते हैं। उस्मान है। ठीक है जी, कॉमा लगाया। कॉमा के बाद आगे जो है रयान मुगल, उसके लिए भी सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और सॉरी सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए कलर चेंज हो जाता है ना उस वर्ड का, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कोई मसला है। अब इमरान को मैंने स्टोर करवाना है ऐसे ही, तो इमरान का कलर कोई और आ रहा है, पिछले जो मेंबर्स थे उनका कलर येलो था, तो अब मुझे पता लग जाएगा कि यार ये इमरान को मैंने सिंगल कोट्स में नहीं लिखा। ठीक है, इमरान लिख दिया। फिर कॉलन लगाया, नीचे क्या है जी, फरीहा, तो उसके लिए ये फरीहा, तो अम्मा, इकरा। ठीक है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के नाम मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिए, और लास्ट में मैंने एक लगा दिया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद इस अरे को मैं, सारी बात है, कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करवाना है ना। तो स्टोर हमने किसी भी, लेट सपोज हम उसको डॉलर साइन क्लास बोल देते हैं ना, कि हमने क्लास अंडरस्कोर ई रोजगार, तो कोई भी आप उसका नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। पीआईटी भी रख लें, जरा छोटा है। ठीक है, क्लास अंडरस्कोर पीआईडीबी के नाम से उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। एक्चुअली ये एक अरे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करना है। प्रिंट अंडरस्कोर आर करने के लिए यहाँ पे मुझे डॉलर साइन क्लास अंडरस्कोर पीआईडीबी, और ये मैंने उसको सेमी कॉलन, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, अरे है, 0 पे बाबर, 1 पे उस्मान, 2 पे रेयान, 3 पे इमरान, चौथे पे फरीहा, और पांचवे पे है जी इकरा। तो टोटल जो मेंबर्स हैं इसके वो 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन जो लास्ट वाला मेंबर है उसका जो इंडेक्स है वो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट जो है अरे वो 0 से होती है। तो ये लाजमी इसको चीज को याद रखना है कि अरे को जो है वो हमने, जो इसके इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट करने हैं। मैं यहाँ पे इको कर रहा हूँ। हम इको कर देते हैं पहले तो एचआर को, सेमीकोलन लगाया, और सेमीकोलन के बाद हम इको कर रहे हैं किसी एक टीम मेंबर को, या किसी एक क्लास के मेंबर को हम जो है वो लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? लेट सपोज मैं इमरान का जो नाम है वो इको में शो करवाना चाह रहा हूँ। तो इमरान के लिए मैं क्या लिखूं? यहाँ पे मुझे ये पूरी स्टेटमेंट आपने लिख के बतानी है ये। ठीक है, ये क्या लिखूं ऐसा कि इमरान का नाम जो है वो मेरी आउटपुट स्क्रीन में आ जाए? जल्दी बोले। नहीं, 3 तो नहीं लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, 3 लिखने से कुछ नहीं आएगा। पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखें। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो गया क्लास का। हाँ जी, इको करेंगे। डॉलर साइन इमरान से नहीं बेटा काम बनेगा, इको भी करना पड़ेगा ना इकरा। इको डॉलर साइन क्लास अंडरस्कोर पी आई टी बी 3, और क्लास अंडरस्कोर, अकेले क्लास से कुछ नहीं बनेगा, इको भी लाजमी है। ठीक है, अच्छा जी, इको करवाया मैंने, डॉलर साइन क्लास अंडरस्कोर पी है की भी। फिर उसके बाद आपको पता है जो इंडेक्स का नाम लिखते हैं वो हम जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसके अंदर लिखते हैं। रयान, सॉरी इमरान को हमने आउटपुट में शो करवाना है, तो 0 1 2 एंड 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, और सेमी कॉलन लगा के वापस आ जाते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इमरान को जो है उसने आउटपुट में शो करवा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड।
लें जी, यहाँ तक अब भी अगर कोई बंदा इस्लामियात से है, अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ के आया, अगर कोई बंदा मेडिकल करके आया, अगर कोई बंदा HND से है, डी फार्म से है, DVM से है, सबके लिए कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। क्वेश्चन से कोई मसला नहीं है। आप लोगों के लिए ये पहला दिन है PHP का, कोड करने का पहला दिन है। HTML CSS तो ऑलरेडी आपको आती है कुछ कुछ, लेकिन PHP जो है वो आज हम पहले दिन पढ़ रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला रह गया है अभी भी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये मैंने आपको अभी इस अंदाज में पढ़ाया कि जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए, और उन लोगों को भी ये मसला ना आए कि ये पहली दफा हम पता नहीं क्या कर सकते हैं और पता नहीं मुश्किल हो जाएगा। PHP तो नाम ही बड़ा मुश्किल है, तो हम कैसे कर लेंगे इसको। इको जब आप किसी वेरिएबल को कर रहे होते हो ना, तो फिर आप लगाओ या ना लगाओ कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने किसी कांस्टेंट वैल्यू को इको करवाना हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे इको करना है और यहाँ पे मैंने लिखना है आई लव पाकिस्तान, फिर मुझे वो डबल कोट्स लगानी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं इनको नहीं लगाऊंगा तो फिर वो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो डबल कोट्स लगा लें यहाँ पे। कोशिश करें कि हर दफा लगाया करें। वेरिएबल के साथ भी लगाएं और बगैर वेरिएबल के कांस्टेंट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, उसके साथ भी आप लोग डबल कोट्स लाजमी लगाया करें। अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। तो इसके बाद आज इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह PHP को ही अगले लेक्चर्स में लेके चलेंगे। कुछ दिन बाकी हैं ट्रेनिंग के एंड होने पे, आखिरी दिनों पे, आखिरी सांसों पे चल रही है ट्रेनिंग। तो जल्दी जल्दी इसको जितना जल्दी सीख सकते हैं उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर लें और उतना ज़्यादा जो है वो लेके चलें। इको HR का मैंने बताया ना, ये आपको ये एक लाइन लगा देता है यहाँ पे ना, डिवाइड करने के लिए दो सेक्शंस को आपस में एक दूसरे के साथ हम HR यूज करते हैं। एक तो वो नेक्स्ट लाइन में ले आता है अगली आउटपुट को, और दरमियान में एक लाइन भी लगा देता है। ठीक है, कस्टमाइजेशन का लेक्चर वाले 2 घंटे बहुत जल्द गुजर जाते हैं। आज तो ऐसा लग रहा है 4 घंटों से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज वैसे मैंने बिल पढ़ाया कुछ भी नहीं है, मतलब आप ये समझ रहे होंगे शायद ये बड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत नॉलेज में इजाफा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्टार्टर पैकेज था। अभी कह लेंगे पिक्चर बाकी है, और ये सिर्फ आपने अभी सूप पिया है। उसके बाद खाना जो है वो भी आने वाला है, वो आपने हजम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आप अपने आप को रेडी कर लें कोड करने के लिए, और इस इतने इतने से काम की प्रैक्टिस कर लें कम अज कम। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर कर लें। सर क्लियर है, फर्स्ट टाइम PHP पढ़ी है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए वेरी गुड। मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग पहले दिन आज PHP का नाम सुन रहे हैं, पहले दिन कोड कर रहे हैं, उन वो लोग कोड कर सकें आज शाम को जब वो प्रैक्टिस करें, तो उनको ये चीजें मसले मसले ना आए इसमें। विदाउट डिफाइनिंग वेरिएबल कैन वी डिस्प्ले इको लाइक 5? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने इको आई लव पाकिस्तान किया, तो उसको मैंने किसी वेरिएबल के अंदर तो नहीं स्टोर किया ना, इको को मैंने डायरेक्टली आई लव पाकिस्तान कर दिया। तो 5 करो, आई लव पाकिस्तान करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, हाँ जी, ऐसा लग रहा है लंबा हो गया लेक्चर। हाँ जी, बस नई चीजें हैं ना, तो नई चीजें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वही कौमें तरक्की करती हैं जो नई चीजों को एक्सेप्ट करती हैं। आईने नौ से डरना, तर्जे कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो जो लोग आईने नौ से डर जाते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो अड़ जाते हैं अपनी बात पे कि जी हमारे आबाओ अजदाद भी ऐसे ही करते थे तो हमने भी ऐसे ही करना है। वो उन लोगों का फिर जवाल शुरू हो जाता है। ये तो वो कुफार मक्का वाली बात है ना, कि वो कहते थे हमने जो है वो हमारे बाप दादा भी बुतों की पूजा करते थे तो हम भी बुतों की पूजा ही करेंगे। तो अगर इसी बात पे अड़े रहेंगे कि बेटा जी हमारे अब्बा जी ने सारी उम्र खेती बाड़ी की थी, हमने भी खेती बाड़ी करनी है, अच्छी बात है, करें, अब्बा जी का पेशा अपना है। लेकिन दुनिया जो है वो बहुत आगे अब गुजर रही है, उस दुनिया के साथ अपने आप को अपडेट रखना है, और अपनी चीज़ों को जो है वो अप टू डेट रखना है। नई चीज़ें सीखनी है, लर्न करनी है, अपने बिहेवियर को लर्निंग बिहेवियर बनाएंगे तो बहुत कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह आपको। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, दुनिया के मुताबिक अपने आप को, अपने नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी चीज़ों को जो है वो अप टू डेट रखेंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे इस जहाने फानी के अंदर। ठीक है,
ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।